सामने लाई गई है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो पुरानी शिक्षा नीति है उससे भी प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की भूमिका क्या होगी? तो सबसे पहला प्रश्न ये कि शिक्षा की भूमिका क्या होगी, शिक्षा क्या करेगी? अब ये भूमिका का मतलब क्या होता है? बोलो, क्या मतलब होता है भूमिका का? आप लोग के परिवार में बहुत से लोग रह रहे होते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, बच्चे। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो हर किसी की अपनी कोई ना कोई भूमिका होती नहीं होती, बताओ। जैसे सर होती है। अगर बात करें हम मम्मी की भूमिका की, तो क्या भूमिका होती है कि बच्चों के लिए खाना बनाना, बड़ों के लिए खाना बनाना, ठीक है, घर की देखरेख करना माँ की भूमिका है। बात करें अगर पिता की भूमिका की, तो भूमिका क्या है कि घर के लिए आवश्यक जो भी वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध कराना। वित्तीय सहायता का मतलब है कि पैसे कमा करके लाना, ये पिता की भूमिका है। हमारे समाज की बात करते हैं हम अगर, तो हालांकि समाज बदल रहा है, लड़कों के साथ लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला के पैसा कमा रही हैं। बस अंतर ये है कि वो पैसा लगभग उतना वैल्यू नहीं रख पाता है, क्योंकि आज भी समाज की सोच वही रह गई है कि जिम्मेदारी किसकी है घर चलाने की, लड़के की है या हस्बैंड की है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो भूमिका तो आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से शिक्षा की भूमिका क्या होगी, शिक्षा क्या करेगी आपके लिए? तो सबसे पहले तो ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास करेगी। अब ये सर्वांगीण विकास क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या होता है? आप सभी ने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए हैं शायद, ठीक है, पढ़े हैं ना? विकास के स्वरूप यस भी सर। पढ़े आपने। आपको विकास के स्वरूप मैंने पढ़ाए थे, बताया था कि कैसे कैसे विकास होते हैं आपके। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, फिर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। इस तरह से विकास के बहुत से स्वरूप हैं। और जब बात करेंगे ऑलराउंड डेवलपमेंट की, तो हर स्वरूप का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होगा। आप जो शिक्षा देंगे उससे बच्चे का सिर्फ सामाजिक विकास नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। इसीलिए स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जाते हैं ताकि बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास ही ना हो, उसका बौद्धिक विकास भी हो। इसीलिए स्कूल में प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग विषयों की, जिससे कि बच्चा सोचे समझे, इवैल्यूएशन के लिए पढ़े और उसका बौद्धिक विकास हो सके। बहुत सारी गतिविधियां कराई जाती हैं। सामाजिक विकास भी होना चाहिए बच्चे का साथ साथ। इसी के लिए बच्चों को कई सारे ऐसे सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। आप देखते होंगे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड्स एंड ऑल, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? क्यों? चाइल्ड फेयर लगते हैं आपके, बाल मेला इसको हम बोलते हैं। तो ये सब कुछ करके हम बच्चे का हर जो स्वरूप है विकास का, उसको हम विकसित करने का प्रयास करते हैं। फिर है अ कल्चरिंग रोल, ठीक है, बच्चों के में कल्चरल संस्कृति को बढ़ाना, हस्तांतरित करना। शिक्षा का बहुत प्राचीन ये उद्देश्य रहा है कि शिक्षा द्वारा हम संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। मतलब संस्कृति क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। कोई भी संस्कृति का संबंध किसी समाज के बोलचाल, पहनावे, इनसे होता है। मोटे मोटे तौर पर ये हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज हमको बताते हैं, या घर के बड़े जो होते हैं वो बताते हैं कि हम त्यौहार कैसे मनाते हैं। अगर जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो उसके नियम क्या हैं, दीपावली बनानी है हमको, वो कैसे मनाई जाती है, ठीक है, क्रिसमस मनाना है वो कैसे मनाया जाता है, ईद कैसे मनाई जाती है, या फिर जो सिखों के जो अपने त्यौहार होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, है ना, जयंती, वो कैसे मनाई जाती है, उनमें क्या क्या किया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा द्वारा हस्तांतरित की जाए, ठीक है। फिर है मैन पावर डेवलपमेंट।
मैन पावर डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? देखो, देश का विकास कब होगा? जब देश का हर युवा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान करेगा देश के लिए। अब उस योगदान को हम समझते हैं हमारे परिवार से। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके परिवार में माना 4 सदस्य हैं, एक कमाता है, बाकी लोग उस पर आश्रित हैं। तो आप देखते होंगे कि आप अपनी जो सिर्फ शारीरिक आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति कर पाते होंगे और थोड़ा बहुत कभी एंजॉय भी कर लेते होंगे, या फिर बहुत बड़े मकान में नहीं रह पाते होंगे, इतनी क्षमता नहीं होगी। लेकिन अगर आप ही के परिवार के 4 सदस्य पैसा कमाना शुरू कर दे, अब बताओ आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना। इसी तरह से आपके परिवार में 4 लोग हैं, एक ही जना है जो घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों की देखरेख करना करता है, उसके ऊपर लोड है। तो कई बार क्या होता है, काम डिले हो जाते हैं, कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन सोचो अगर घर के वो 4 सदस्य कुछ ना कुछ काम कर रहे हों, ठीक है, माना कि मम्मी पापा आपके पूजा पाठ और खाना बनाने का काम कर रहे हों, आपके हस्बैंड बच्चों को पढ़ाने का, उनको स्कूल के लिए रेडी करने का काम कर रहे हों, और आप बाकी जो घर की सफाई है या फिर और कुछ छोटे मोटे काम है वो कर रहे हो, तो क्या होगा, बहुत इजीली वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका लोड भी कम होगा और घर का काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा और समय भी बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। बोलो। यस सर। अब देखो ना, सोचो, ये तो हमारे घर घर की बात है। आपने खाना बनाया, सबको खिलाया और अब आप बर्तन धोने गई हैं। उस बीच जब आप खाना बना रही थी तब आपके हस्बैंड टीवी देखने बैठे हुए थे, ठीक है। अगर सोचो कि उस समय वो भी थोड़ा सपोर्ट कर देते, जैसे आपने माना कि आपने आटा गूंदा तो उन्होंने सब्जी काट दी, ठीक है, आपने रोटी बनानी शुरू की, उन्होंने सब्जी बना दी, समय कम लगेगा नहीं लगेगा? इसी तरह से जो आपने सबको खाना खिलाया तो उन्होंने आपके साथ, आपने जैसे होता है ना, आपने रसोई साफ़ की, उन्होंने बर्तन मांज दिए या फिर स्टेप से। अब ये बातें थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जा रही है, लेकिन ये एक रियलिटी भी है हम लोगों के परिवार की, हमारी लाइफ की। जब इस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम काम करते तो क्या होता है, कोई भी ना तो थकता है, मतलब फटीग भी नहीं होता इंसान को फिजिकल तौर पर, और साथ ही साथ क्या होता है, समय कम लगता है। सबसे बड़ी बात है कि समय का बचना। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम अपने घर में काम में सपोर्ट करें, हेल्प करें, नहीं। इसी तरह से अगर हस्बैंड फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड दे रहे हैं अपनी फैमिली को आपके, और आप देख रहे हैं कि वो एक ड्यूटी करने के बाद फिर ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं घर में आकर के, या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी अगर साथ में जॉब करना शुरू कर दें तो उनको सिर्फ एक जॉब से काम चल जाएगा, उनको अननेसेसरी पैसों के लिए और काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ पर और लोड कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एंगल में आप देखिए, हर एंगल में अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हमारे जो काम है वो क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं और हमारे परिवार का स्तर भी बढ़ जाता है। यही बात हमारे देश के लिए भी लागू होती है, हमारे समाज के लिए भी लागू होती है। अगर समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, देश में रहने वाला हर नागरिक अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने अपने कौशल के अकॉर्डिंग देश को सहयोग देगा तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। आप सोचो, अगर आज माना कि देश में पैसों की कमी है और हमारे देश में कितने अरब लोग हैं, बताओ आप, बोलो, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। 125 करोड़ लोग अगर हमारे देश में हैं तो उस स्थिति में आप सोचो, अगर हर एक व्यक्ति, सब कमा रहे हैं पैसा, हर एक व्यक्ति भी अगर 100 रुपया दे तो कितना रुपया आपका इकट्ठा हो सकता है। 125 करोड़ को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और वो मनी बहुत होती है, सफिशिएंट होती है अपने आप में, ठीक है। आप जब कभी देखते होंगे ना कि आपके कॉलोनी में कोई मंदिर में अगर कुछ अनुष्ठान होता है और मंदिर के जो सदस्य होते हैं वो कॉलोनी में चंदा करने आते हैं, तो कोई 50, कोई 25, कोई 100 रुपये देता है, तो इसी से बहुत भव्य समारोह हो जाता है। होता है नहीं होता है, बताओ। यस सर। हाँ, तो ये क्या है,
ये सामाजिक उपयोगिता तो है इंसान की, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, मैन पावर डेवलपमेंट। अब ये जो मैन पावर है ये सिर्फ फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही काम नहीं आएगी, और कॉन्टेक्स्ट में भी काम आ जाएगी। माना स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप देखते हैं कि एक ही टीचर है पढ़ा रहा है। अगर स्कूल में, स्कूल के आसपास रहने वाले लोग में कुछ शिक्षित लोग आकर के बोलते हैं नहीं हम भी हेल्प कर देंगे, तो बताओ टीचर का लोड कम हो गया, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो गई। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीज़ें आपको मैन पावर प्रोवाइड करती हैं। फिर यूनिक इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अल्टीमेट स्टेटमेंट है, और ये लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्योंकि आप लोग सब बीएड किए हैं, लेक्चरर का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, तो वहाँ पर ही पूछा गया है कि एजुकेशन इज़ अ यूनिक स्टेटमेंट इज़ अ कोट फ्रॉम NPE 1986। तो शिक्षा क्या है, एक विशिष्ट निवेश है। कैसे निवेश है? अब निवेश को हम जान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने बैंक में 1000 रुपये रखे, और अब आप उम्मीद करते हैं कि आपको 1000 रुपये में 100 रुपये ब्याज मिले, और 1100 रुपये आपके पास आ जाए, 2100 है ना, 1100 रुपये आपके पास आ जाए। ये तो उम्मीद करते हैं आप लोग, बोलो करते हो नहीं करते हो? या फिर आप ही सोचते हो कि चलो मेरे पास इतना रुपया है, मैं, हमारा मकान तो है ही, एक कमरा किचन बना देती हूँ, किराए में रख दूंगी, तो मेरे पास महीने का 2000-3000 रुपये आता रहेगा। बोलो करते नहीं करते? सोचते नहीं सोचते हमेशा? बताइए। यस सर। इन्वेस्टमेंट तो है ना वो हमारा, कि हमने पहले 5-7 लाख रुपए लगाए, अब हम 3-3 हज़ार रुपये हर महीने के ले रहे हैं किराएदारों से, तो इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरह से जब गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रही, तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? आप सोचो ना, सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है, मिड डे मील दे रही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है उससे? बताओ। तो यहाँ पर इस नीति के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि अगर आपका हर बच्चा पढ़े लिख करके बड़ा हो जाएगा, पैसा कमाएगा, तो वो आपको बहुत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सहायता कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको टैक्स देगा, तो फाइनेंस में आपको हेल्प मिल रही है। उसके बाद बोलो, शिक्षित व्यक्ति है तो किसी प्रकार के दंगे फसाद झगड़ों में नहीं पड़ेगा, तो देश में शांति का माहौल रहेगा। बोलो हाँ या ना? शिक्षित व्यक्ति है तो जात पात इनको नहीं मानेगा, तो जब जात पात को नहीं मानेगा तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो इस कारण से होते हैं, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। शिक्षित व्यक्ति है, गलत को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो चोरी, लड़ाई झगड़ा, ये तो कहने का मतलब है कि देश का बहुत ज़्यादा आप उन्नति देखने को मिलेगी। आप देखते होंगे आज भी गांव में, कस्बों में, जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वो आपस में बहुत लड़ाई वड़ाई उनकी होती रहती है, लेकिन शहरों में जो आप देख रहे होंगे कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आपस में उतना झगड़ा नहीं करते। हालांकि ये खाली कहने वाली बात है, जो मैं तो ये ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो जितना शिक्षित होता है उसमें उतना ईगो होता है, और इस वजह से लड़ाई के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट होता है, बट कोई बात नहीं। यूनिवर्सली तो यही ट्रुथ है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, वही जो बच्चा शिक्षित होगा, वो कभी भी इस प्रकार से समाज का नुकसान नहीं करेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार से देश को क्या है, एक यूनिक इन्वेस्टमेंट के रूप में हम शिक्षा को देख रहे हैं देश में। अब नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कॉमन एजुकेशन। अब ये हमारा जो देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए बोल रहा है, तो कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि जो भी स्ट्रक्चर है शिक्षा का, वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, वो एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होगा वो? 10+2+3 का, कक्षा 10 तक, फिर 11-12, फिर ग्रेजुएशन। आज जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके अनुसार जो ये स्ट्रक्चर है वो 5+, बोलो क्या है? पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? हेलो सर, न्यू एजुकेशन 5+3 या 4? 3+3। वेरी गुड, 5+3+3+4 का है। ठीक है, हाँ, तो कैसा है? 5+3+4
3+3+4. ठीक है। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद अ कॉमन कोर, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उत्तराखंड में कुछ और ही पढ़ा दे रहे हैं, केरल में कुछ और ही पढ़ा दे रहे हैं। जो उद्देश्य हैं शिक्षा के वो हर जगह एक जैसे होने चाहिए। इसके लिए करिकुलम फ्रेमवर्क को या एनसीएफ को फ्रेम करने की आवश्यकता है। ठीक। अब इस एनसीएफ में बहुत सारी बातें हैं, जब एनसीएफ पढ़ोगे तो वहाँ पर समझा दी जाएंगी आप लोगों को। अगर ज़्यादा उत्सुकता होगी तो आज ही मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा एनसीएफ का, आप समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो बहुत सारी बातें उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये कंसर्न हमारा सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का है, ना कि एनसीएफ का। फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। कोई बच्चा जाति, धर्म, रंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि इस स्कूल में सब पैसे वाले लोग पढ़ते हैं तो भाई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड हैं तो जिनके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं वो यहाँ नहीं पढ़ेगा। ये बातें आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड सोशल सिस्टम, सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की समझ का विकास करना भी इसका एक मेन कोर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ। ठीक है। तो पहले तो अपने समाज, अपनी संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसके अच्छाइयों को हम एक्सेप्ट करें, कुछ अगर बुराइयां हैं तो उनको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करने का प्रयास करें। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वैश्विक रूप से क्या हो रहा है ना, किस प्रकार से हर देश दूसरे देश के काम आता है, ये सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, अपने देश तक सीमित ना रहे। इंटर रीजनल मोबिलिटी, इंटर रीजनल मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है। तो इंटर रीजनल मोबिलिटी मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र तक सीमित ना रहे, वो दूसरे क्षेत्र के बारे में जाने। ठीक है। वहाँ की संस्कृति के बारे में, मतलब आप कुमाऊँ में रहते तो आप सिर्फ कुमाऊनी त्योहारों के लोक भाषाओं के बारे में ना जाने, आपको साउथ इंडियन में क्या चल रहा है, वहाँ की क्या भाषा है, क्या है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शैक्षिक सुधारों की प्राथमिकता, इस शिक्षा नीति का एक उद्देश्य ये भी रहना चाहिए कि हम जो भी अभी तक शिक्षा हमारी चली आ रही है उसी में हम सुधार करते हुए चलें, बिल्कुल एकदम सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। ठीक। तो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का मतलब है कि अगर बच्चा कुछ पढ़ लिख करके जॉब में लग गया है या फिर पढ़ने का मौका नहीं मिला और छोटी ही उम्र में उसको रोज़गार करना पड़ा है तो अब वो पढ़ना चाहता है, उसके लिए ओपन स्कूलिंग वगैरह हो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब क्या, हमारा न्यायालय। ठीक है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब, उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। जैसे आपका एनसीईआरटी अपने आप में एक संस्था है, एनसीटी अपने आप में एक संस्था है, शिक्षा की बात करें तो हम, यूजीसी अपने आप में एक संस्था है। तो इन सभी को हमने मजबूत बनाना है ताकि ये देश हित के लिए और बेहतर काम कर सकें। ठीक है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये अब आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।